नौवां है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात। चूंकि ये दिया है कि लंबाई उसके चौड़ाई की 5/4 गुनी, तो पहले चौड़ाई ही मानना ठीक रहेगा। ये मान लेंगे, माना कमरे की चौड़ाई x मीटर है। अब जैसे ये दिया हो कि लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, तो इसी में 2 से गुणा कर देंगे, लंबाई हो जाएगी 2x। अगर कह दें कि लंबाई उसके चौड़ाई की 5 गुनी है, तो इसी x में 5 का गुणा कर देंगे, लंबाई आ जाएगी 5x। तो यहाँ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ना कह करके कहा है कि कमरे की लंबाई उसके चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तो इसी चौड़ाई में 5/4 से गुणा कर दे तो लंबाई मालूम हो जाएगी। कमरे की लंबाई हो गई 5/4 गुणे x, 5/4 मीटर। अब अगर इसकी लंबाई हो गई 5/4, चौड़ाई हो गई x मीटर, तो ये कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आयताकार हो गया है। तो इसके फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई करके। तो फर्श का क्षेत्रफल हो गया बराबर लंबाई हो गया 5/4 गुणे चौड़ाई x, इतना वर्ग मीटर। तो जाएगा 5/4 x गुणे x वर्ग मीटर। और यही प्रश्न में दिया भी है, हम लोग निकाले तो फर्श का क्षेत्रफल आ गया 5/4 वर्ग मीटर, और प्रश्न कह रहा है कि नहीं, उसके फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर आना चाहिए। तो यही बराबर हो जाएगा 20 के। मात्रक हटा दिया वर्ग मीटर। 4 से दोनों ओर गुणा कर दे, या कह दे इस 4 का उस तरफ पक्षांतर कर दे, तो 5x घात 2 बराबर ये हो गया 20 चौक 80। इस 5 का इधर गुणा हुआ है, उस तरफ ले चले तो भाग हो जाएगा, या कह दे समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर इधर 5 से भाग देंगे, x² बचेगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर भाग देंगे तो 16 है। इसलिए x बराबर धन ऋण करणी में 16, x बराबर धन ऋण 4। ये x आ गया उसकी चौड़ाई धन 4 ऋण 4। लेकिन देखिए ये लंबाई हो या चौड़ाई, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए चौड़ाई हो जाएगा 4 मीटर। x माने थे, x का मान धन 4 लेंगे, ऋण 4 नहीं लेंगे। और लंबाई है 5/4, तो 5/4 गुणे x की जगह पर आ गया 4, 4 कट जाएगा, यही बच गया 5 मीटर। तो इस प्रकार कमरे की लंबाई हो गई 5 मीटर और चौड़ाई हो गई 4 मीटर। ऋणात्मक मान यहाँ अमान्य है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऋण में नहीं होती। ऋणात्मक मान अमान्य। प्रश्न नंबर 10, एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात। तो मान लेंगे कि माना धारा की चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। और नाव की शांत जल में चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में चाल, किसी नाव की शांत जल में चाल और धारा के बहने पर का चाल अलग अलग होता है। अगर नाव धारा की ही दिशा में जाती है बहाव के अनुकूल, तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, नाव की परिणामी चाल लिखते हैं दोनों का जो योग हो। और यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है, जिधर धारा का बहाव है उसके विपरीत, तो नाव की परिणामी चाल घटा करके लिखते हैं। 3 तरह का हो गया। एक हो गया जब जल शांत है, धारा नहीं बह रही है, तब की नाव की चाल जितना दिया होता है उतना ही लिखते हैं। लेकिन यदि धारा बह रही है तब नाव की चाल जितना है वह ही नहीं रहेगा। अगर नाव धारा के बहाव की दिशा में जा रही है तो जोड़ करके धारा की चाल और नाव की चाल जोड़ लेते हैं, वो हो जाएगी नाव की परिणामी चाल। और विपरीत दिशा में है तो घटा देते हैं। तो कहते हैं कि धारा के बहाव के अनुकूल, धारा के बहाव की दिशा में नाव की चाल, तो ये हो जाएगा नाव की चाल शांत जल में 15 और धारा की चाल x, तो हो गया 15 धन x किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी तरह से धारा के बहाव के विपरीत दिशा में, जिधर धारा बह रही है उसके धारा के बहाव के विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये हो जाएगा 15 ऋण x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वो नाव बहाव की दिशा में जाएगी 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है। तो एक बार धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगता है वह निकाल लें, एक बार धारा की विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगता है वह निकाल लें, दोनों समयों को जोड़ दें तो कुल समय यही रहना चाहिए 4 घंटे 30 मिनट। तो अगर हम लोग धारा की दिशा में कुल समय देखें तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो बहाव की दिशा में जो दूरी तय करनी है वो है 30 किलोमीटर, दूरी हो गई 30 और चाल हो जाएगी 15 धन x, यानी कि धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना समय लगेगा। और लेकिन जब लौटेगी नाव, माने धारा के विपरीत दिशा में वही 30 किलोमीटर दूरी तय करना हो, तब चाल हो जाएगा उसका 15 ऋण x। इसलिए समय बराबर दूरी बटा चाल से दूरी फिर 30 किलोमीटर ही तय करना, 30 बटा लेकिन चाल हो गया 15 ऋण x। ये हो गया नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर तय करने में लगा समय। ये हो गया नाव को धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर तय करने में लगा समय। इन दोनों समयों को जोड़ा जाए तो प्रश्न कहता है कि दोनों समय मिलाकर
4 घंटे 30 मिनट लगता है। 4 घंटे 30 मिनट माने 4.5 घंटे, 4.5 घंटे, या कह सकते हैं 4 सही 1/2 घंटे। 30 मिनट को भी घंटा में बना ले, 30 मिनट बराबर आधा घंटा, यही बराबर हो गया 4 सही 1/2 घंटे माने 9/2। तो इसे सरल करें, यहाँ दोनों का लासापा निकाल ले लघुत्तम। एक कोष्ठक में होगा 15 धन x, दूसरे में होगा 15 ऋण x। 15 धन x से भाग देंगे, ये 15 धन x कट जाएगा, 15 ऋण x का 30 में गुणा हो जाएगा। 30 गुणे 15 ऋण x धन, इसी तरह इससे भाग देने पर ये कटेगा, 15 धन x का इस 30 में गुणा होगा, इस तरफ हो गया 9/2। ये ब्रैकेट के भीतर गुणा कर दे, 30 गुणे 15 450 ऋण 30x धन 450 धन 30x। और ये हर में वर्गांतर हो गया, जैसे एक कोष्ठक में a धन b, दूसरे में a ऋण b बराबर हो जाता है a वर्ग ऋण b वर्ग, वैसे यहाँ हो जाएगा 15 का वर्ग ऋण x वर्ग बराबर 9/2। तो ये ऋण 30x धन 30x मिलके शून्य हो गया, 450 धन 450 ये हो गया 900 बटे 225 ऋण x घात 2 बराबर 9/2। 9 से दोनों ओर भाग दे दे, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा ये। अब तिरछा गुणा कर दे तो 2 का गुणा 100 में हो गया 200 बराबर 1 का गुणा 225 में 225 ऋण 1 का गुणा x घाते 2 में तो x घात 2। ऋण x घात 2 उधर से इधर कर दे तो हो गया धन x घात 2 बराबर 225 और ये 200 जा करके ऋण हो जाए, तो ये आ जाएगा x घात 2 बराबर 225 ऋण 225 हो गया। x बराबर धन ऋण करड़ी में 25, x बराबर धन ऋण 5, तो उसकी चाल हो गई धन ऋण 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उस धारा की चाल होगी। ये चूंकि इसकी चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए केवल हम लोग चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 11 वर्ग समीकरण दिया है, उसे हल करना है। 12x घात 2 धन 25x धन 12 बराबर 0। ये ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। इसमें हम कंपेरिजन कर लेंगे और देखेंगे a कितना आ रहा, b कितना आ रहा, c कितना आ रहा। 12x घात 2 धन 25x धन 12 बराबर 0। तो a के स्थान पर है 12, b के स्थान पर 25, c के स्थान पर 12। तो a और c का जब गुणा करेंगे तो 12 गुणे 12 144 आएगा। इस 144 के ऐसे 2 खंड करने हैं जिनका गुणा करने पर 144 रहे और जोड़ देने पर धन 25, तो एक होगा धन 16 खंड और दूसरा होगा धन 9। तो एक बार इस x को धन 16 के साथ लिखेंगे और फिर एक बार 9 के साथ, धन 9x धन 12 बराबर 0। पहले दूसरे को एक साथ कर दे, तीसरे चौथे को एक साथ कर दे। पहले कोष्ठक के दोनों पदों में 4x कॉमन हो गया तो बच जाएगा 3x धन 4। इन दोनों में दूसरे कोष्ठक के दोनों पदों में
केवल 3 कामन है तो बच जाएगा 3x धन 4। अब फिर से इन दोनों पदों में ये पूरा कोष्ठक 3x धन 4 कामन है, यहां से बच गया 4x, यहां से धन 3। जब ये 3x धन 4 बराबर 0 करेंगे तो 3x धन 4 बराबर 0, 3x बराबर हो जाएगा 0 ऋण 4, x बराबर 4/3, एक मान लिया। और जब 4x धन 3 बराबर 0 करेंगे तो 4x धन 3 बराबर 0 से मिलेगा 4x बराबर ऋण 3, x बराबर 3/4, ये दोनों मान हैं। चाहे इसे 4/3 लिखें, चाहे लिख सकते हैं ऋण 1 सही 1/3। इसको अगर हम सही बटा में बनाएं तो ऐसे है ऋण 1 सही 1/3। प्रश्न नंबर 12, x घात 2 ऋण 4x ऋण 2 सही 1/2 बराबर 0। तो ये प्रश्न गलत छपा है। जिस तरह से लिखा है उस तरह से रखने पर प्रश्न हल नहीं होता। x घात 2 ऋण 4x ऋण 2 सही 1/2 बराबर 0, ये गलत है। होना चाहिए x घात 2 ऋण 4x ऋण 2 सही 1/4 बराबर 0। x घात 2 ऋण 4x, इसे हम सरल करेंगे, 4 गुना 8 1 9/4 हो गया। 4 से सभी पदों में, इस समीकरण के सभी पदों में 4 से गुणा कर दें तो 4 से इसमें गुणा होगा 4x घात 2, 4 से इसमें गुणा होगा, हो गया 16 है, इसमें गुणा होगा तो 4 4 कट जाएगा, आ जाएगा 9। अब ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना कर दें तो a के स्थान पर है 4, c के स्थान पर है ऋण 9, तो 4 गुणे ऋण 9, ये हो गया ऋण 36। ऋण 36 का ऐसा 2 खंड करना है जिसको जोड़ देने पर ऋण 16 आ जाए। तो एक खंड होगा ऋण 18 और दूसरा होगा धन 2। तो एक बार हम लोग x को लिखेंगे ऋण 18 के साथ, एक बार धन 2 के साथ। पहले दूसरे को एक साथ कर दे, 4x घात 2 ऋण 18x, ये एक कोष्ठक में हो जाए, और ये धन 2x ऋण 9 दूसरे कोष्ठक में हो जाए। तो पहले कोष्ठक के दोनों पदों में 2x कामन है, बच जाएगा 2x ऋण 9। इसके दोनों पदों में x कामन है और भी कुछ कामन नहीं है, तो फिर से पूरे में कोष्ठक 2x ऋण 9 कामन है। यहाँ से बच गया 2x धन 1 बराबर 0। जब इसे हम लोग 0 करेंगे, 2x ऋण 9 बराबर 0, तो 2x बराबर आ जाएगा 9, x बराबर 9/2। और जब इसे 0 करेंगे, 2x धन 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, ये 2 मान हो गए। x बराबर 9/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते 4 सही 1/2। प्रश्न नंबर 13, a धन 1 x घात 2 धन 2ax धन a ऋण 1 बराबर 0। तो इसमें अगर आप तुलना करेंगे ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से, तो देखेंगे कि जहाँ a होता है वहाँ पूरा a धन 1 है, b के स्थान पर ये 2a है और c के स्थान पर a ऋण 1। a के स्थान पर इससे तुलना कर दे, आप अपने समीकरण को कैपिटल में लिख दे ऐसे,
धन सी बराबर 0 से तुलना कर दे तो ए के स्थान पर है पूरा ए धन 1, सी के स्थान पर है ए ऋण 1। तो जब ए गुणे सी करेंगे तो आएगा ए धन 1 गुणे ए ऋण 1। इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो खंड कर देने हैं जिनका गुणा करने पर यही रहे लेकिन जोड़ देने पर b के बराबर आए। b का मान है 2a, तो यही दोनों खंड हो जाएंगे अलग। एक खंड ले लिया जाए a धन 1, एक खंड ले लिया जाए a ऋण 1। तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा a धन 1 गुणे a ऋण 1, और दोनों जोड़ के आप देखिए a धन 1 में a ऋण 1, तो ये ऋण 1 धन 1 कट के a 2a है। तो इसलिए एक खंड हो गया a धन 1, दूसरा हो गया a ऋण 1। एक बार इस x को लिखेंगे a धन 1 के साथ, एक बार लिखेंगे a ऋण 1 के साथ। तो पहले ये लिख देंगे a धन 1 गुणे x घात 2 धन, ये x आएगा a धन 1 के साथ, फिर आएगा a ऋण 1 के साथ धन a ऋण 1 बराबर। ये x एक बार a धन 1 के साथ, एक बार और बाकी ये लिखा हुआ था लिख लें, ये लिखा हुआ। अब इन दोनों को जब एक साथ करेंगे, ऐसे अगली लाइन में इन दोनों को एक साथ करेंगे एक कोष्ठक में, फिर इन दोनों को एक साथ करेंगे तो इन दोनों पदों में ये पूरा कोष्ठक a धन 1 कॉमन आ जाएगा। यहां से बच जाएगा x घात 2। अच्छा, x भी कॉमन है, a धन 1 भी कॉमन है और x भी कॉमन। यहां से बच गया a धन 1 बाहर गया, एक x तो बच गया x धन 1, ये पूरा चला गया हुआ। इन दोनों में a ऋण 1 कॉमन है, यहां से बच गया x धन, ये पूरा बाहर जाने पर 1 होगा। a ऋण 1 कॉमन गया, जो कॉमन आया है इसी से उसमें भाग दे देते हैं, तब पता चलता है क्या बचा। तो a ऋण 1 से a ऋण 1 में भाग देंगे 1। तो अब पूरे में एक ये यहाँ है पहला, ये दूसरा, पूरे में फिर से x धन 1 कॉमन है। तो यहां से बच गया a धन 1 गुणे x और धन यहां से बच गया a ऋण 1। अब ये हो गया x धन 1, ये हम गुणा कर लें ax धन x का गुणा 1 में x धन a ऋण 1 बराबर 0। तो इस प्रकार जब x धन 1 बराबर 0 होगा, इन दोनों कोष्ठकों का गुणा 0 है। तो जब इन दोनों कोष्ठकों का गुणा 0 करेंगे हम, तो एक बार x धन 1 बराबर 0, x धन 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0 ऋण 1, माने x बराबर ऋण 1। और इसी तरह से दूसरा कोष्ठक 0 करेंगे, ये वाला। जब ax धन a ऋण 1 बराबर 0, तो ये x के दोनों पदों को एक साथ कर ले और बाकी इधर पक्षांतर कर दे, तो ये चला जाएगा ऋण के साथ। इधर समझ लो ऐसे लिखा है धन के साथ, उधर जाएगा तो ऋण के साथ। इन दोनों में x कॉमन ले लें, यहां से बच गया a धन 1। x का मान निकालना होता है तो यहां से पक्षांतर कर दें। x बराबर a धन 1 का इधर गुणा हुआ है, उस तरफ कर देंगे तो भाग होगा a 1 बटे a धन 1। x का एक मान ये हो गया ऋण a ऋण 1 बटा a धन 1, और दूसरा मान हो गया x बराबर ऋण 1। ये इस वर्ग समीकरण का हल है।